Hello students. Today we will start the remaining part of chapter The Rise of Nationalism in Europe. We will start from the second point, the making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. कहने कि अगर हम 18वीं शताब्दी के मैप को देखें यूरोप के, तो कोई भी आपको नेशन स्टेट नहीं दिखाई पड़ेगा. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers had their autonomous territories. जो आज हम जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली को देखते हैं बेटा, ये पहले डिवाइडेड थे डचीज में, कैंटोन्स में, और इनके रूलर जो थे वो एक ऑटोनॉमस टेरिटरी को गवर्न करते थे. मतलब उनका एक अधिकार था इन क्षेत्रों पर. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप्स वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स. और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था बेटा, वो राजाओं के थ्रू गवर्न किया जाता था, जिसमें डाइवर्स तरीके के मीन्स विभिन्न तरीके के लोग रहते थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज द शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. जो एक तरीके के कलेक्टिव कॉमन कल्चर को नहीं शेयर करते थे. मीन्स डिफरेंट उनके कल्चर थे बेटा, लैंग्वेज थे और उनके अपने ट्रेडिशनल थे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे बेटा, डिफरेंट तरीके के उनके ग्रुप थे. एथनिक ग्रुप मतलब होता है जातीय ग्रुप, है ना. विभिन्न तरीके के उनके ग्रुप थे बेटा. स्टूडेंट्स, इस लेसन का हमने बेटा एक नोट्स बनाया है, जो कि मेन पॉइंट्स हमने वहाँ पर रखे हैं. तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं. उसमें आपको मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे बेटा, और उनका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी. जैसे कि जो हब्सबर्ग एम्पायर था बेटा, वो रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था, रूल करता था, वो कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के बनाया गया था. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the others half of the people spoke variety of dialect. देखिए, जो हंगरी था बेटा, उसमें जो कुछ पॉपुलेशन थी वो मग्यार बोलती थी बेटा, और आधे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे. Beside these three dominant group, there also lived within the boundaries of the empire. The only tie bounding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. ये जो डिफरेंट समूह थे बेटा, ग्रुप थे, इनको आपस में बांधने का काम केवल और केवल सम्राट के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वही थी. मतलब ये आपस में कलेक्ट नहीं हो सकते थे. ये केवल जो राजा वहाँ के थे, जो इनको उनके प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, बस उसी से उनसे जुड़े थे अपने सबके साथ में. और इनमें कोई ऐसी बात नहीं थी समानता जिसकी वजह से ये आपस में एक साथ रह सकें. तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. आप देखेंगे बेटा, जो हमारा नोट्स है उसमें हमने केवल और केवल इन्हीं NCERT में से सारे पॉइंट हमने बेटा रखे हैं उठा करके, ठीक है ना. तो हम चाह रहे हैं कि आपका टाइम ना जाया जाए, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो हम सब बताएं आपको. सोशली एंड पॉलिटिकली अलाइंड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. अगर बेटा देखा जाए अरिस्टोक्रेसी का, तो राजशाही होता ही है, ठीक है ना. तो ये एक डोमिनेंट क्लास था, मतलब प्रभुत्व संपन्न क्लास था, जो लोगों पर गवर्न करता था. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर बाई अ कॉमन वे टू लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज इट मैरिज. देखिए, होता क्या था कि जो वहाँ के परिवार थे, जो अरिस्टोक्रेसी के परिवार थे बेटा, वो आपस में मैरिज से मीन्स टाइप विद मैरिज, वो मैरिज करके आपस में जुड़ जाते थे, ठीक है ना. जैसे कोई कुलीन परिवार हुआ, फिर कोई कहीं दूसरे बहुत दूर पर एक राजा का परिवार हुआ, तो वो आपस में मैरिज संबंधों से थ्रू आपस में जुड़े रहते थे. तो इस तरीके से उन लोगों में अरिस्टोक्रेसी में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था जो उनको एक किए हुए था. अब ये जो अरिस्टोक्रेसी था बेटा, ये संख्या में तो कम था, ठीक है ना, क्योंकि ये जो अमीर लोग थे वो संख्या में बहुत कम थे, तो उनमें ज़्यादा उनके नंबर नहीं थे, ठीक है ना. बट अगर देखा जाए बेटा, द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस हुज एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट. तो एक नई क्लास निकल के सामने आती है, जो बिजनेस करती है, जो कमर्शियल क्लास होती है बेटा, है ना. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट को मैनेज करते हैं.
आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, कहाँ से? इंग्लैंड से इंडस्ट्रियलाइजेशन। अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज, जिसको हम बोलते हैं बेटा वर्किंग क्लास, ठीक है ना। अब ये समझिए बात को कि वो अरिस्टोक्रेसी के साथ में एक न्यू मिडिल क्लास निकल के जो आया उसको हम बोलते हैं क्या? वर्किंग क्लास। पॉपुलेशन मिडिल क्लास मेड ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये कौन थे बेटा वर्किंग क्लास में? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनलिस्ट थे। प्रोफेशनलिस्ट मतलब जैसे हुआ वकील हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, है ना, ये सब हमारे प्रोफेशनलिस्ट में आ गए। इट वाज अमंग द एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे थे, लिबरल्स, मिडिल क्लास, दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी। इनका पॉपुलर होने का जो मेन आइडिया था बेटा वो ये था कि इन लोगों ने नेशनल यूनिटी को मेन माना अपना, ठीक है ना, नेशनल यूनिटी को उन्होंने मेन माना और अरिस्टोक्रेसी को इन्होंने अपोज किया, मतलब उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब हम बात करते हैं बेटा व्हाई डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दिस इज फ्री। देखिए जो लिबरलिज्म मतलब होता है बेटा उसका मतलब होता है फ्री, मतलब फ्रीडम। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हुआ कि इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। इसका मतलब हुआ कि सभी लोगों में बराबरी और सभी को समानता का अधिकार देना। दिस इज द लिबरलिज्म। In political sense, it emphasized the concept of the democratic government by consent, a constitution, representative government through parliament। अब देखिए लिबरलिज्म के कई तरीके कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अगर पूछा जाए इन पॉलिटिकल सेंस में क्या होगा, पॉलिटिकल सेंस में देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर हम पॉलिटिकल रूप से लें तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट की कल्पना कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। अब अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट करता है राइट टू प्रॉपर्टी को सिटीजन के। इकोनॉमिक सेंस में अगर देखा जाए तो इट एम्फसाइज द फ्रीडम ऑफ मार्केट, ये चाहता है कि मार्केट में फ्रीडम हो। एंड अबोलिश द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। ये स्टेट के थ्रू जो टैक्स लगाए जाते हैं उनको ये रोकता है, मना करता है कि स्टेट टैक्स ना लगाए, जिससे जो गुड्स का आदान प्रदान है वो बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये हुआ बेटा मार्केट फ्री मतलब हुआ कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सामान है जब एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र होता है या उसी देश में कई सारे राज्यों में ट्रांसफ़र किया जाता है बेटा, तो हर स्टेट में उसको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर इनका मतलब यह है कि वो टैक्स फ्री रहे, एक जगह वो टैक्स दे दे, फिर पूरे होल कंट्री में चाहे जहाँ पर बिके चाहे जहाँ पर जाए उसको बार बार टैक्स ना देना पड़े, ठीक है ना। और जैसे देश विदेश का अपना इनका होता है, तो इसमें रहे कि एक देश दूसरे देश के थिंग्स पर ज़्यादा टैक्स ना लगाए, जिससे व्यापार बड़े आसानी से हो सके। तो आपने देखा भी बेटा यहाँ पर क्या पॉलिटिकल सेंस में देखा और फिर इकोनॉमिक सेंस में देखा। तो बेटा इसी टैक्स सिस्टम जो ज़्यादा लग रहा था इन्हीं को हटाने के लिए कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जोलिब्राइन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लगभग हर बार पूछा जाता है कि तो वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। देखिए व्हाट वाज द वर्क ऑफ जोलिब्राइन टू अबोलिश द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। मतलब टैरिफ बैरियर्स को हटाना। टैरिफ बैरियर्स वही जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे देना पड़ता था टैरिफ, इनको उसको ख़त्म कर देना। और जो करेंसी थी पूरे यूरोप में लगभग चल रही थी 30 करेंसी, उनको कम करके 2 करेंसी में केवल कन्वर्ट कर देना। एक जैसे बेटा आपने देखा ना कि जो फ्रीडम ऑफ मार्केट है इसके लिए लिबरलिज्म स्टैंड है। तो आइए इसमें हम कुछ देखते हैं जो हमारी बुक में दिया गया है। जैसे कि 39 स्टेट जो जर्मनी में थे, तो वहाँ पर क्या था बेटा कि ईच ऑफ दीज पॉसेस विद ओन करेंसी, सबकी अपनी करेंसी थी, वेट थे, मेजर सिस्टम था, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई मार्चेंट व्यापारी बेटा 1813 में हम्बर्ग से अगर नंबर जाता था, 2 सिटी थे आपस में बगल बगल में, टू सेल देयर गुड्स, तो उनको बेटा 11 कस्टम ड्यूटी से गुजरना पड़ता था। मतलब उनको 11 बार टैक्स पेड करना पड़ता था। मतलब एक शहर से अगर उनको दूसरे शहर में जाना है तो 11 टाइम उनको टैक्स पेड करना पड़ता था। सोचो कितना ज़्यादा उनके ऊपर भार था। और हर टाइम उनको बेटा 5% का टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज वर ऑफन levised according to the weight and the measures of the goods. Each of the regions had its own system of the weight and measures.
और हर जो सिटीज़ था या जो एरिया था बेटा, उसमें हर जगह उनका अपना वेट सिस्टम था, मेजर सिस्टम था, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देखें बेटा, तो एक मेजरमेंट था इले, ये कपड़े नापने का एक मेजरमेंट था। तो यहाँ पर क्या था कि देखिए फ्रैंकफर्ट में इले को जो नाप थी बेटा वो 54.7 सेंटीमीटर थी, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर थी, नंबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, जबकि बेटा फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। यहाँ का मतलब ये हुआ कि इले एक कपड़ा नापने का मेजरमेंट था बेटा, और उसकी नाप हर सिटी में हर जगह पर अलग अलग, कहीं पे बेटा 54, कहीं 51, कहीं 65, कहीं 53। अब इन्हीं सब दिक्कत को, इन्हीं सब टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए बेटा जो लिबराइन को फॉर्म किया गया। अब न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर द 1815। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा बेटा कि हमें कुछ न्यू कंजर्वेटिव थिंग्स देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि 1815 वो ईयर है कि जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को बेटा हरा दिया जाता है, ठीक है ना, वाटरलू के मैदान में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ चेंजेज होंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे बेटा? होता क्या है कि आपने देखा पिछले भी क्लासेस में कि नेपोलियन ने बहुत सारी सुधार किए, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, सर्फडम खत्म किया, बर्थ प्रिविलेज को ख़त्म किया, है ना। एक प्रकार से वो डेमोक्रेसी, वो शासक तो था ही, हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते हैं बेटा, लेकिन बट उसने डेमोक्रेटिक से ज़्यादा राइट्स लोगों को दिए। तो बेटा जब नेपोलियन को जेल में डाल दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग एक ट्रीटी करते हैं, है ना, और वहाँ पर फिर ये चाहते हैं कि फिर से कुछ चेंजेज हो जाएं। जैसे क्या चेंजेज हो जाए बेटा कि जब स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव फिर से वापस आ जाए, यूरोप में जो राजा का शासन था वो फिर से वापस आ जाए। कंजर्वेटिव बिलीव दैट द एस्टेब्लिश ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्चेज, द सोशल हायर चीज, है ना। तो वही चीज़ें कि मोनार्की मीन्स राजशाही तंत्र हो जाए, चर्च का शासन हो, सोशल डिफरेंसेस हो जो पहले थे, वो सभी चाहते हैं। अब देखिए, हाउएवर दे डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवोल्यूशनरी डेज। वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से जो रिवोल्यूशनरी डेज थे, जो क्रांतिकारी दिवस थे, उसके बाद वो जाएँ, लेकिन वो चाहते थे कि फिर से वही चीज़ें हो जाएं जिसमें हम लोग डिफरेंसेस में रहें। देखिए हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा घाटा जो हुआ था बेटा वो मोनार्की को ही हुआ था, राजतंत्र को। एक राजा का पूरा राजतंत्र चला गया था, है ना। तो इस तरीके से जब नेपोलियन हटाया जाता है तो इन लोगों को फिर से मौका मिल जाता है अपनी सत्ता को साबित करने के लिए। वो ये जानते थे बेटा कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं राजतंत्र को ज़्यादा मजबूत ही करेगा, और एक मजबूत सेना, कुशल नेतृत्व वाले नौकरशाही, ठीक ना, ये सब क्या कर सकते हैं बेटा, मोनार्की को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब ट्रीटी ऑफ वियना बेटा हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स सच एज द ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये इनका नाम क्यों लिया गया बेटा? क्योंकि इन्होंने साथ मिलकर के, इन 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना मीन्स ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ पर वियना सिटी में लोग मिलते हैं। तो कांग्रेस वाज हॉस्टेड बाय द, अब देखिए जो मीटिंग हुई, ठीक है ना, इन 4 देशों की, उसका जो हेड था वो ऑस्ट्रियन चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, वही इसका हेड बना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सम ट्रीटी ऑफ वियना के क्या क्या बदलाव हुए बेटा। द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। बर्बन डायनेस्टी आपको पता ही होगा, जो फ्रांस में डायनेस्टी थी लुई 16 की बेटा, वो क्या थी, उसका नाम था बर्बन डायनेस्टी। उसको फिर से पावर में लाया गया, है ना, क्योंकि नेपोलियन जा ही चुका था। फ्रांस लास्ट द टेरिटरीज इट हैज अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, और नेपोलियन ने जिन राज्यों पर कब्जा किया था, जिन टेरिटरी को अपने अंडर में किया था, उनको फिर से वापस कर दिया गया। और सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेटअप बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस, और फ्रांस जैसे सपोज करो मान लो बेटा ये फ्रांस है, ठीक है ना, और इसका जो रियल एरिया था वो इतना था पहले, और इसको जीता था किसने? नेपोलियन ने बेटा। अब हुआ क्या कि जो इनका रियल एरिया था वो तो रहने दिया गया, और जो जीता हुआ एरिया था उसको सबको वापस कर दिया गया, जिसका जिसका था वो, ठीक है ना। और फ्रांस का जो रियल एरिया था, इनके किनारे किनारे क्या किया गया बेटा, बाउंड्री बना दी गई कि अगर अब इससे ज़्यादा ये बढ़ते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब बेटा ऑस्ट्रिया को दे दिया गया नदर इटली गवर्न करने के लिए, और पोलैंड दे दिया गया रसिया को, ठीक
ठीक है ना, कि आप इस पर गौर कीजिए। जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स दैट हैज़ सेट अप बाय द नेपोलियन लेफ्ट अनटचेड। और देखिए ध्यान रखिए कि इस समय था जर्मनी बेटा 300 स्टेट्स में डिवाइड था, लगभग 300 स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में। उन सबको इकट्ठा करके नेपोलियन ने 39 बनाया था। अब जब बांटने लगे ये लोग आपस में तो सब कुछ इन्होंने बांट दिया, लेकिन बट इस चीज़ को उन्होंने टच नहीं किया 39 को, ठीक है ना। इन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वियना थी उसमें से इसको नहीं ब्रेक किया गया, ये बहुत अच्छी बात की गई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। जो सबसे मेन बात क्या थी कि नेपोलियन ने जो मोनार्की सिस्टम को हटा दिया था उसी को फिर से रिस्टोर किया गया। नाउ वी डिस्कस द revolutionaries. The idea of revolutionaries was emerged after the death of Napoleon 1815 AD in Europe. जो रेवोल्यूशनरीज का आइडिया था बेटा वो 1815 के बाद इमर्ज हुआ, क्रांतिकारी विचारों का, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ meant a commitment to oppose monarchical forms and to fight for the liberty and the freedom. इस क्रांतिकारी विचारधारा की जो मेन आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि आज़ादी, ठीक है ना, फाइट फॉर लिबर्टी मीन्स उदारवादी और आज़ादी के लिए था। उदारवादी मतलब समझिए आप कि किसी पर कोई टैक्स ना हो ज़्यादातर, और सब पर एक समान टैक्सेस हों, जो भी कुछ लगाए जाएँ सभी कानून की निगाहों में बराबर हों, और फ्रीडम तो आप जानते ही हैं। हैड आ विजन ऑफ द नेशन स्टेट, और इनका जो विजन था वो क्या था, नेशन स्टेट मतलब जो छोटे छोटे स्टेट हैं ये सब एक राष्ट्र में आ जाएँ, एक बड़ा राष्ट्र बन जाए, छोटे छोटे स्टेट अलग अलग अपना ना रहें। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी बॉर्न इन द जिनेवा इन 1807। जोसेफ मेजनी का जन्म बेटा 1807 में जिनेवा में हुआ था। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी एंड द कार्बोनरी। ही वाज सेंट इनटू एक्साइल 1831 फॉर अटेम्प्टिंग द रिवोल्यूशन इन द लिगुरिया। देखिए 1831 में इनको देश से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारियों लोगों के साथ में मिलकर के राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। ही फॉर्म टू अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ चालू की थी। देखिए सीक्रेट सोसाइटी मतलब वो हुआ कि जो आपस में लोग मिलजुल करके राजा के खिलाफ कुछ रणनीति बनाते थे कि राजा को हटा देना है हमको और जनता को स्वतंत्रता दिलानी है। तो इनकी दोनों सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली एंड यंग यूरोप। इनको आपको याद रखना है बेटा। दिस इज द इमेज ऑफ द जोसेफ मेजनी। अब देखिए मेजनी की आइडियोलॉजी क्या थी बेटा। ही बिलीव्ड इन द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड स्ट्रगल। देखिए चाहे इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, फ्रीडम थी, इक्वलिटी थी और स्ट्रगल करके ये है ना अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ही हैड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन द जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो इनके ही मीन्स व्यूज को फॉलो करके बहुत जगह सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब यही था कि हमें प्रेजेंट टाइम के रूल को चेंज कर देना है। अब प्रेजेंट टाइम में मोनार्की था, उसको हटा करके हमें डेमोक्रेसी लाना है। मेजनीज अपोजिशन टू मोनार्की एंड विजन ऑफ द रिपब्लिक, फ्रिटेंडेड एंड कंजर्वेटिव। देखिए इनका क्या विजन था, अब मोनार्की को अपोज करना और कंजर्वेटिव को भी हटाना, कुल मिलाकर के रिपब्लिक को लाना। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज, ड्यूक मैटरनिक जो था बेटा आप जानते होंगे, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। मेजनी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बेटा बहुत ही पसंद आएगा। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया बेटा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बट आप लोग मान चलिए कि हम हर उस पॉइंट को कवर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा। सो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you class, thank you students.